नमस्कार, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे इंडो रोमन ट्रेड की। इंडो रोमन ट्रेड वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये ज़रूरी आज इसलिए बन गया है क्योंकि इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स एक जगह है। वहाँ पर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस स्क्रिप्ट्स मिली हैं। ये जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इनकी वजह से लिटरेरी सोर्सेज जो है उनकी पुष्टि हो गई है। इससे पहले भी हमारे पास कई सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज थे, लेकिन वो इस तरीके से मान के चलिए कि वो हमारे पास इंडियन ट्रेड को साबित करने के लिए थे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, रोमन्स का इंडिया में सामान आता था, हम इंपोर्ट करते थे। मगर एक्सपोर्ट क्या हम करते थे, इसके कहीं ना कहीं शक थे, इसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस इन तमिल ब्राह्मी लिपियों के मिलने के बाद हो जाता है। तो बेसिकली हम मैंने इसको जो टॉपिक बांटा है वो ऐसे बांटा है, फ्रॉम पेरिप्लस टू इजिप्ट। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पेरिप्लस क्या है ये अभी आप समझ जाएंगे। और इंडो रोमन ट्रेड, तमिल ब्राह्मी एविडेंस, लिटरेरी टू आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, यानी साहित्यिक से पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ, और वो भी प्रूफ के साथ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि 2000 साल पहले ग्लोबल कनेक्शन इंडिया का क्या था। अब इंडिया का आप जानते हैं कि ग्लोबल कनेक्शन बहुत पहले से भी रहा है, लेकिन ये जो 2000 साल पहले भारत के दक्षिण के तमिलकम क्षेत्र, ये तमिलकम क्षेत्र कौन सा है, ये तमिलनाडु और केरला वाला जो रीजन है, लगभग पूरा मिलाकर तमिलकम क्षेत्र बनता है। यहाँ के जो व्यापारी थे वो इजिप्ट के राजाओं की घाटी यानी वैली ऑफ द किंग्स तक पहुंच चुके थे। ये क्वेश्चन मार्क था। क्वेश्चन मार्क इसलिए था क्योंकि इससे पहले तमिलकम क्षेत्र में, अरिकामेडू में और मुजिरिश जो पोर्ट है केरला में, इन पोर्ट्स में हमें रोमन एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे। एम्फोरा और भी तमाम गोल्डन कॉइन्स हमें मिले थे। तो इससे ये तो पता लगता था कि हाँ, रोमन्स जो हैं वो इंडिया आते थे, तमिलकम क्षेत्र में आते थे, व्यापार करते थे और फिर यहाँ से चीजें लेकर जाते थे। लेकिन क्या हमारे तमिलकम क्षेत्र के व्यापारी, मर्चेंट्स रोमन सिटीज में या उनके क्षेत्र में जाते थे या नहीं, इसके एविडेंस नहीं थे। कुछ लिटरेरी सोर्सेज है जिसमें हमें एविडेंस मिलते हैं, इंडियन भी है, फॉरेन भी है। लेकिन इतिहास में हम एक बात बार बार समझते हैं कि जो लिटरेरी सोर्सेज यदि पहले मिल गए या आर्कियोलॉजिकल सोर्स पहले मिल गया, तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स दोनों एक दूसरे को कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन देना जरूरी है, पुष्टि करना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री में खासकर। दूसरा, रोमन एम्पायर और साउथ इंडिया के बीच किताबों में तो लिखा मिलता ही है, मगर कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं। वो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ क्या है और पहले के आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी प्रूफ क्या थे, सोर्सेस क्या थे, हम उसमें बात करेंगे। तो हमें बेसिकली बात करनी है लिटरेरी एविडेंस टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, जो इंडो रोमन ट्रेड को प्रूफ कर सके। लिटरेरी टू आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। सबसे पहला जो लिटरेरी सोर्स है वो एक फॉरेन सोर्स है। क्या है, विदेशी सोर्स। ये क्या है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी एक, ऐसा मान लीजिए, पुस्तक तरीके की है। और ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वो क्या क्या चीजें लिखी है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी एक ग्रीक भाषा में, कौन सी भाषा में, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में ये एक पुस्तक लिखी हुई मिली है, जो कि 50 से 70 एडी की मानी जाती है। और ये एक एनोनिमस, एक अज्ञात ग्रीक मर्चेंट ने लिखी है। एक ऐसा व्यापारी जो अज्ञात है, जिसका नाम नहीं पता कि ये किसने लिखी है, पता नहीं। हो सकता है 3 या 4 लोगों ने लिखी हो सकता है कई लोगों ने मिलकर इसे लिखी हो। दूसरा, इसमें क्या है, इसमें हमें मैरीटाइम ट्रेड मैनुअल और कमर्शियल नेविगेशन गाइड की तरह ये काम करती थी। कमर्शियल नेविगेशन गाइड और मैरीटाइम ट्रेड मैनुअल, कि कौन सा देश किससे व्यापार कर रहा है, या ग्रीक किससे व्यापार कर रहे हैं, कहाँ से क्या ला रहे हैं। सबसे पहले आप एक ही शब्द जो है ना, पेरिप्लस, इसका अर्थ भी समझ लो। तो पेरिप्लस का मतलब होता है एक ऐसा जगह या ऐसा क्षेत्र जो ये समुद्री क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। तो अगर मैं बोलूं
कि मुझे इजिप्ट से मुजरिस तक का पेरिप्लस मालूम है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि इजिप्ट से लाल सागर होते हुए मुजरिस, जो कि केरला का एक बंदरगाह है, यहाँ तक आने के रूट मुझे मालूम है। और वो हमने कहाँ लिख दिए? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में। ये जो समुद्री रास्ते एरिथेरियन सी यानी लाल सागर, रेड सी, इसके जो रूट्स हैं, इसके जो पेरिप्लस हैं, वो किस पुस्तक में है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी नाम की पुस्तक में, जो कि बताती है कि मुजरिस से लाल सागर होते हुए इजिप्ट में व्यापार होता था। ग्रीक में ये बुक लिखी हुई है। इस तरह के हमें बातें हैं इस पुस्तक में मिल जाती है। दूसरा, ये जो पुस्तक है ये मैरीटाइम ट्रेड मैनुअल और कमर्शियल नेविगेशन गाइड है। इसमें क्या लिखा है? इसमें इंडियन ओशियन ट्रेड रूट्स, रोमन इजिप्ट से इंडिया तक के सी रूट्स, और मुजरिश जो कि एक पोर्ट है, इस पोर्ट के बारे में लिखा है। इसमें और भी चीजें लिखी हैं, जैसे तमिलकम एक्सपोर्ट क्या करता था? काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, मसाले और महीन कपड़ा, टेक्सटाइल, फाइन टेक्सटाइल। इंपोर्ट क्या करता था? इंपोर्ट करता था गोल्ड कॉइन्स, वाइन्स और कांच के बर्तन। अब ये जो वाइन्स है ना, ये एक एम्फोरा नाम का एक बर्तन होता है, एम्फोरा। ये जो एम्फोरा होता है, ये कुछ कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से एम्फोरा होता है। इस एम्फोरा में कुछ लिक्विड भरा होता है। ये जो एम्फोरा है, ये जो गोल्ड कॉइन्स है, रोमन गोल्ड कॉइन्स और जो कांच के बर्तन हैं, ये बहुत मात्रा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तमिलकम क्षेत्र में। तमिलकम क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? केरला प्लस तमिलनाडु। ये जो क्षेत्र है केरला प्लस तमिलनाडु वाला, इसमें हमें क्या मिला है? एम्फोरा, कांच के बर्तन। ये हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे? हम रोम से इंपोर्ट कर रहे थे। और इससे ये भी पता लग जाता है एक स्ट्रक्चर्ड मैरीटाइम ट्रेड। कैसा? स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मैरीटाइम ट्रेड जो है फर्स्ट सेंचुरी में शुरू हो गया था। अब हमें, ये तो हमने देख लिया फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज, विदेशी साहित्यिक स्रोत देख लिए। इंडियन लिटरेरी सोर्सेज क्या मिलते हैं हमें? भारत में भी तो कुछ लिटरेरी सोर्सेज मिल रहे होंगे या साहित्यिक स्रोत मिल रहे होंगे, तो वो हमें मिलते हैं संगम लिटरेचर के रूप में। संगम लिटरेचर के रूप में। इस संगम लिटरेचर क्या है? आप जानते होंगे कि एक ऐसा समय था जब साउथ इंडिया में, खास करके भारत के दक्षिणी भाग में, एक समय आया जिसे संगम बोलते हैं। ये ऐसा समय है जिस समय के बारे में हमें एक खास तरीके के लिटरेचर में, एक खास तरीके के साहित्यों में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी जो है वो हमें इन साहित्यों में मिलती है। इन साहित्यों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है वो 300 बीसीई से, यानी 300 बीसी से 300 एडी तक लिखे गए। 300 एडी और 300 बीसी के बीच में जितने भी लिटरेचर लिखे गए, उनको मोटा मोटी संगम लिटरेचर बोला जाता है। ये खासकर तमिलकम क्षेत्र में पाए गए। ओल्ड तमिल इनकी भाषा थी। क्या थी? ओल्ड तमिल इनकी भाषा थी। अब जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी में कई सारी चीजें लिखी थी, उसी तरीके से इस लिटरेरी सोर्स में, जो कि भारतीय लिटरेरी सोर्स है, तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? हम बेसिकली यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि इंडो रोमन ट्रेड जो है उसको क्या क्या चीजें पुष्टि करती हैं। हमने पहले देखा पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, जिसमें हमें ट्रेड रूट्स के बारे में पता लगा, जिसमें हमें उन वस्तुओं के बारे में पता लगा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही हैं मुजरिस से, रोम से। अब हम देख रहे हैं भारतीय लिटरेरी सोर्स, जो कि संगम साहित्य है। और इन संगम साहित्य में क्या मेंशन है? यवन। एक शब्द आप बार बार सुनेंगे, यवन। ये जो यवन शब्द है, ये यवन यूज किसके लिए हो रहा है? तो पहले तो ऐसा समझिए कि ये ना ग्रीस के लिए यूज होता था। इसके लिए? ग्रीस के लिए। लेकिन थोड़े समय बाद ये रोमन्स के लिए यूज होने लगा। किनके लिए यूज होने लगा? रोमन्स के लिए। अब रोमन्स का आप जानते हैं कि एक समय में रोमन्स का इजिप्ट पर भी कब्जा रहा। इजिप्ट यानी हमारा जो अफ्रीका का नॉर्दर्न रीजन है, उस पर इनका रोमन्स का कब्जा रहा। और क्योंकि जो ट्रेड है वो रोमन्स के साथ था, तो इजिप्ट में भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स अब जाकर मिल गए हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि जो यवन शब्द है, ये यवन शब्द पहले ग्रीस के लिए और बाद में रोमन्स के लिए यूज होने लगा। रोमन्स ने इजिप्ट पर कब्जा कर रखा था
और क्योंकि इन्होंने इजिप्ट पर कब्जा कर रखा था, इसलिए रोमन्स के साथ जो भी ट्रेड करेगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इजिप्ट के साथ ट्रेड करेगा ही करेगा। अब हम देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस किसकी? अभी तक हमने देखा एम्फोरा मिला, गोल्ड कॉइन्स मिले, पेपर, आइवरी यानी हाथी दांत जैसी चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन और चीजें हमें क्या मिलती हैं? तो ये जो इजिप्ट का जो डिस्कवरी हुई है हाल फिलहाल में, जो फरवरी में इजिप्ट में जो डिस्कवरी हुई है, इस डिस्कवरी से पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास रोमन सिक्के हैं जो कि हजारों की संख्या में है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, जो कि तमिलनाडु और केरला वाले क्षेत्र, और इसी को क्या बोलते हैं? तमिलकम। तमिलकम क्षेत्र इसको बोला जाता है। उसके बाद अरिकामेडु जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये एक मार्केट थी। इस मार्केट में हमें मार्टिमर व्हीलर द्वारा इसका एक्सकेवेशन हुआ। इसमें हमें रोमन एम्फोरे मिले। क्या मिला? रोमन एम्फोरा। रोमन एम्फोरा मैंने आपको बताया वो जो इस तरीके की पतला सा बर्तन होता था जिसमें कुछ लिक्विड रखा जाता था। हमें मेडिटेरेनियन पोट्री भी मिली है। पोट्री मिलने से ये पता लग जाता है कि सामान आता भी था और उन बर्तनों में सामान जाता भी था। बर्तन बिकते भी थे, बेचते भी थे, उनको खरीदा जाता था। ऐसी बहुत सी सारी चीजें ये प्रूफ करती हैं कि ट्रेड इनसाइड ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर ट्रेड हो रहा था। आर्कियोलॉजिकली क्या प्रूव हो गया कि जो ट्रेड है वो इंडिया के अंदर हो गया। अब हम देखते हैं जो तमिल लिपि मिली है। क्या मिली है? तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं इजिप्ट में, ये क्या नया साबित करते हैं? तो आप जानते हैं कि वैली ऑफ किंग्स नाम की एक जगह इजिप्ट में है। ये वैली ऑफ किंग्स बहुत फेमस है। यहाँ पर इजिप्ट के बड़े बड़े शासकों की कब्रें हैं, और उन कब्रों में, वो कब्रें जो हैं खास करके कुछ कमरों में रखी जाती है, उन कमरों की दीवारों पर चित्रकारी होती है। अब हम बात करते हैं इजिप्ट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इजिप्ट में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये सबसे पहले तो तमिल ब्राह्मी लिपि में है। और आप ये समझिए कि ये जो जगह है, वैली ऑफ किंग्स नाम की जो ये जगह है, वैली ऑफ द किंग्स में बहुत सारे कब्रें हैं। किनकी कब्रें हैं? इजिप्ट के एंशियंट राजाओं की। और उन राजाओं की कब्रें यहाँ पे है। उनकी जो कब्र है वो एक लकड़ी के बॉक्स में, कॉफिन में पैक करके वहां रखी जाती थी, मोमिफाइड करके वहां रखी जाती थी एक कमरे में। उस कमरे की दीवारों पर, चारों तरफ दीवारों पर चित्रकारी करी जाती थी। उन चित्रकारियों से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलती हैं। ऐसी ही एक कई कब्रों में लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 30 से 32 जो इंस्क्रिप्शन हैं वो मिले हैं। उसमें से 20 तमिल ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा? भाषा प्राकृत और तमिल ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा वाले भी कुछ कम ही हैं, और संस्कृत भाषा और लिपि में भी कुछ मिले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस वहां पर मिले हैं। अब तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस जो इन दीवारों पर मिले हैं ये बहुत कुछ साबित करते हैं। सबसे पहले ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हाल फिलहाल में फरवरी में खोजे गए। हालांकि जो खुदाई है, जो एक्सकेवेशन है, वो बहुत पुराने समय से चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। लेकिन हालांकि वहां चलता ही रहता है, ऐसा मान लीजिए वहां पे चलता रहता है, एक्सकेवेशन चलता ही रहता है। और इन इंस्क्रिप्शंस को खोजा गया। ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड हुए हैं किनके द्वारा? इंटरनेशनल टीम ऑफ एपिग्राफर्स एंड रिसर्चर्स, यानी लिपि विशेषज्ञों द्वारा ये डॉक्यूमेंट हुआ है। ये रिसर्चर्स कौन है? प्रोफेसर इंगो स्ट्रेच, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुज़ेन स्विट्जरलैंड, और प्रोफेसर चार्लेट, जो कि फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने ये एक्सकेवेशन को अंजाम दिया है। इनकी टीम ने लीड किया है। तो इन्होंने क्या स्टडी किया है? इन्होंने स्टडी किया कि 30 इंस्क्रिप्शंस लगभग मिले हैं। कहीं किसी किसी न्यूज में 30 बताया जा रहा है, कहीं कहीं पे 20 बताया जा रहा है। ये वो सभी न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं जो इस बात को बताती हैं कि इजिप्ट में इस तरीके से कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हालांकि इनकी अब वेबसाइट पे भी ये चीज आने लगी हैं, लेकिन किसी भी तरीके के कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि अभी इस पे डिबेट होगा, अभी इस पे तर्क और वितर्क होंगे, और तब जाके सर्व सहमति से सर्वमान्य मत सामने आएंगे। क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी में ये एक बहुत बड़ी कमी आप मान लीजिए, या एक अच्छी बात मान लीजिए, कि जब भी कोई चीज पाई जाएगी तो उस पर डिबेट होंगे, उसको लोग लिखेंगे, नए नए उसके काउंटर, एंटी काउंटर, ये सब चीजें होंगी, और तब जाकर एक परिपक्व चीज हमारे सामने आएगी, एक
इंटरप्रिटेशन जो सब मानेंगे, सर्वमान्य इंटरप्रिटेशन होगी, वो हमारे सामने आएगी। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये 30 के लगभग इंस्क्रिप्शंस है तमिल ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। और प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब आप जानते हैं भाषा और लिपि का फर्क तो आप जानते ही हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये प्राकृत है, संस्कृत भी है, और रॉक कट टोम्स ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स एंड प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स इन 2026 एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन तमिल एपिग्राफी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये यूट्यूब पर पड़ी है, आप देख सकते जाके। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये तमिल एपिग्राफी पे, ये भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये विजिटर ग्राफिटी है, यानी एक आगंतुक या विजिटर, कोई घूमने वाला व्यक्ति है, उसने ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने, किसी शासक ने, किसी सम्राट ने या किसी साम्राज्य के शासक ने इनको लिखवाया है। किसी ने नहीं लिखवाया, ये खुद उस आगंतुक, उस विजिटर ने लिखे हैं। और ये उसने लिखे हैं तमिल ब्राह्मी लिपि में। तो ये जो साफ पता लगता है कि तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इससे इसका मतलब है कि ये जो विजिटर है ये तमिलकम क्षेत्र से आया था, क्योंकि ये जो लिपि है तमिल ब्राह्मी लिपि, ये केवल और केवल उस तमिलकम क्षेत्र में ही लिखी जाती थी। और इसकी जो डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी की। फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी की। इससे एक चीज तो साफ होती है कि जो हमारे तमिलकम क्षेत्र के व्यापारी थे वो केवल रोम तक जाते नहीं थे, वो उनके शहरों के भीतर भी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वैली ऑफ द किंग्स है ये इजिप्ट के काफी भीतरी क्षेत्र में है। और जब भीतरी क्षेत्र में एक जगह पर, एक गुफा में, ये कब्रों में लिखा मिल जाता है, तो इससे ये पता लग जाता है कि तमिलकम क्षेत्र के भारतीय व्यापारी वहां पर जा रहे थे, और केवल वहां जा नहीं रहे थे, वहां के बंदरगाह तक सीमित नहीं थे, वो उनके क्षेत्रों को, उनके शहरों शहरों की बाजार जो है उन तक उनकी पहुंच थी। वैली ऑफ द किंग्स जो है ये रॉयल टोम कॉम्प्लेक्स है। क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर शाही कब्रें हैं, बहुत सारी शाही कब्रें हैं। यहाँ पर क्या मिला है? 30 इंस्क्रिप्शन, जो कि इसमें से 20 से 21 तमिल ब्राह्मी लिपि में है। फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी इसको बताया जा रहा है। अब एक बार ये जान लेते हैं कि तमिल ब्राह्मी लिपि क्या है। तो ये वही लिपि है जो मौर्यन ब्राह्मी लिपि से इवॉल्व हुई है, डिराइव्ड हुई है। और ये तो हम समझ ही गए कि ये जो विजिटर्स की ग्राफिटी है, यानी किसी शासक, रॉयल इंस्क्रिप्शन नहीं है, ये विजिटर की ग्राफिटी लग रही है। क्योंकि शासक जब लिखवाता है ना, तो शासक अपना बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने बारे में बहुत सारा बड़ा बड़ा कुछ कुछ बखान करता है और फिर लिखवाता है। तो यहाँ पर ये जो देखने को मिलता है, ये समझ आता है कि ये किसी विजिटर द्वारा लिखे गए, किसी आगंतुक, किसी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ घूमने या व्यापार करने आए, उसने इसको लिखा है। अब तक हमने ये देखा कि एक ऐसा एविडेंस जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के नाम से मशहूर है, उसके हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं भारत में। अब तक एम्फोरा मिल गया था हमें, रोमन कॉइन्स मिल गए थे हमें, और इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में हमें काली मिर्च के प्रमाण मिल जाते हैं, और काली मिर्च भारत से ली जाती थी, ऐसे भी हमें प्रमाण मिल जाते हैं। हमें संगम लिटरेचर मिल जाता है, जो कि इंडियन लिटरेरी एविडेंस है। इसमें हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पता चलता है, जो कि इसमें लिखा हुआ मिल जाता है। और तो और हमें रोमन कॉइन्स भी मिल गए हैं तमिलकम क्षेत्र में। अब जो हुआ है वो ये कि तमिल स्क्रिप्ट, यानी तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिल गई है इजिप्ट के अंदर। और ये जो तमिल ब्राह्मी लिपि जो इजिप्ट के अंदर मिल गई, इससे ये तो प्रूव हो गया तमिल ट्रेडर्स डिड नॉट जस्ट ट्रेड एट पोर्ट्स। क्या केवल पोर्ट्स पर ही नहीं, केवल बंदरगाह तक सीमित नहीं थे, बंदरगाह तक सीमित नहीं थे, कहाँ तक थे? इनलैंड इनटू इजिप्ट, इजिप्ट के भीतरी बाजारों में। कौन से बाजारों में? भीतरी बाजार, जो अंदर बाजार लगते हैं ना, उन बाजारों तक ये सीमित थे। और तो और केवल इकोनॉमिक एक्सचेंज, केवल आर्थिक आदान प्रदान हो रहा है ऐसा नहीं था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल मोबिलिटी भी थी। कल्चरल मोबिलिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब रोम के व्यापारी यहाँ आएंगे, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, और जब हमारे भारतीय व्यापारी वहाँ जा रहे हैं, तमिलकम क्षेत्र के साउथ इंडियन जो व्यापारी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, एंशियंट साउथ इंडियन व्यापारी जब वहाँ जा रहे हैं, तो वो कुछ कल्चर लेके जाएंगे जो वहाँ फॉलो होगा, वहाँ सीखेंगे, और वहाँ से सीख के यहाँ जाएंगे। ये आदान प्रदान, कल्चरल मोबिलिटी होगी ही होगी। तो अब हमारे पास ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि इंडो रोमन ट्रेड होता था। अब हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं
कि 2000 साल पहले ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था। और जो ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ब्लैक गोल्ड, यवन प्रिय जो है, ये केवल मसाला नहीं है, ये थी जियोपॉलिटिकल कमोडिटी। और एक चीज और हम यहाँ बोल सकते हैं कि पेरी प्लस में लिखा, संगम कवियों ने गाया, रोमन सिक्कों, रोमन कॉइन्स ने साबित किया, और अब इजिप्ट की दीवारों और कब्रों ने पुष्टि कर दी। इसकी इंडो रोमन ट्रेड, इंडो रोमन ट्रेड की पुष्टि कर दी। पेरिप्लस में लिखा है, संगम कवियों ने भी लिखा है, रोमन कॉइन्स मिल गए हमें। अब हमें क्या मिल गया? इजिप्ट की दीवारों और उसकी कब्रों पे इंस्क्रिप्शंस मिल गए हैं। ये इंस्क्रिप्शन मिलने से अब पक्का हो गया है कि इंडो रोमन ट्रेड जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता था। अब हमें और एक्सकेवेशन करना चाहिए, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ताकि हमें और सोर्स मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।